दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल का ये पेपर है 20 मार्च 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और एक पार्ट इसका सॉल्यूशन हो चुका है, यानी 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हमने उस वीडियो में करवाए थे। दोस्तों आज आगे के क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे। लास्ट तक सभी क्वेश्चन देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में भी करेंगे, बचे हुए नेक्स्ट जो है वो अगले पार्ट में भी करेंगे। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मिला। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें। हर मंडे को ऐप पर टेस्ट होता है, आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आज के सवाल से शुरू करते हैं। सवाल 31 कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प वायरिंग की स्थापना का टेक्नोलॉजी नहीं है, विधि नहीं है। देखो वायरिंग लेड कवर्ड प्रकार की होती है और वायरिंग अपनी एक तरह से आवरक और टोपी तार का मतलब होता है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग जो सीधी होती है वो करते हैं। और बत्ता तार, यहाँ पर क्लीट वायरिंग की बात कर रहे हैं। हैम्पटन वायरिंग कोई वायरिंग का प्रकार नहीं है, हमारा सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो देखो खुला परिपथ जो है वो लोहे हानियों को मापता है, ये ऑप्शन सही है। बाकी अब वो डिटेल पढ़ लेते हैं, गलतियाँ क्या क्या कर दी इन्होंने। एक तरह से आपको 4 बातें सीखने को मिलेगी, है ना। क्या है इसमें कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मापन उपकरण को एलवी साइड जोड़ते हैं, नहीं एचवी साइड जोड़ते हैं। जिस तरफ इनपुट देते हैं ना उसी तरफ देते हैं। एलवी साइड को तो शॉर्ट किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, और एचवी साइड लगभग 5 से 10% वोल्टेज देते हैं। तो इक्विपमेंट हमारे सारे एचवी साइड ही जुड़ते हैं। खुला परिपथ परीक्षण में एलवी साइड को खुला रखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है एचवी साइड को भी ओपन रख सकते हो। इसमें आप किसी भी साइड को खुला रख सकते हो, ये आपका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट कोर हानि को मापता है, ये गलत हो गया क्योंकि ये कॉपर लॉस को नापता है। कोर हानि तो लोहे हानि होती है। यानी एक तरह से आपको चारों लाइन का मतलब पता होना चाहिए था, तभी आप उत्तर कर पाते। वैसे अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, कौन सा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया में नहीं है। 1 फेज और 4 तार प्रणाली भारत में नहीं है, बाकी सारे हैं। सिंगल फेज 3 वायर होते ही है, फेज न्यूट्रल और अर्थ साथ में भेज देंगे। 3 फेज 4 वायर तो है ही है, और 3 फेज 3 वायर भी सबसे ज़्यादा होता ही है। 1 फेज और 4 तार प्रणाली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि बैटरी की आवेश योजना, चार्जिंग योजना बनानी है, पूरी तरह से डिस्चार्ज है बैटरी, कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। देखो भाई, जब पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है ना तो हम लोग ट्रिकल चार्जिंग को महत्व देते हैं। ट्रिकल चार्जिंग में धारा जो होती है वो शुरू से लेकर लास्ट तक नियत रहती है। हम इस ऑप्शन से सहमत नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था। शुरू से अंत तक धारा जो है वो नियत रहती है। ट्रिकल चार्जिंग विधि का अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है तो। और ये कह रहे हैं कि शुरू में धारा को नियत रखो, बाद में वोल्टेज को नियत रखो, तो ऐसा चेंजेज अपन देखने को नहीं मिलता है। ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है, तो एचवी वाइंडिंग कोर के निकट होती है, ये गलत हो गया। कोर के नज़दीक हमेशा लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग लगाई जाती है, ध्यान रखें, ताकि उसमें कम इंसुलेशन से भी काम चल जाए, ठीक है ना। कोर के नज़दीक हमेशा कौन सी वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है, हमेशा ध्यान रखें। बाकी तो देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99 सही है, और जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसमें कम हानि और उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, और कॉपर लॉस आयरन लॉस अधिकतम दक्षता की एक शर्त है, बराबर हो, तो ये भी सही है। आगे सवाल पूछा कि फेज सीक्वेंस मीटर जो है उसने 3 फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस दिया RBY। कैसा दिया, RBY। अब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिस्टम से चलाना है उसी फेज सीक्वेंस के साथ, ठीक है। आप अपने मोटर की प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फेज सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, मतलब ये यूँ कह रहा है कि अगर फेज सीक्वेंस इंडिकेटर जो है उसकी डिस्क क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो हमारी मोटर भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करनी चाहिए। सेम फंक्शन का मतलब समझ गए ना। अब देखो दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है, फेज क्रम समान होगा,
तभी तो एक दिशा में घूमेंगे ना। समान फेज क्रम देखो, या तो समान फेज क्रम होता RBY तो समान कहलाता है, या फिर ऐसा फेज हो जिसमें तीनों ही फेज बदले गए हो। क्योंकि फेज क्रम तब बदलता है जब कोई भी दो फेज बदल जाते हैं। आप देखो पहले फेज में इन्होंने क्या किया, Y अपनी जगह पर है, B और R बदल दिए। C ऑप्शन में देखो B अपनी जगह पर है, Y और R बदल दिए। D ऑप्शन देखो R अपनी जगह है, Y और B बदल दिए। मतलब A, C और D में फेज सीक्वेंस बदल गया। जबकि B ऑप्शन में क्या हो रहा है, B ऑप्शन में तीनों ही फेज बदल दिए। तीनों फेज बदलना फेज सीक्वेंस बदलना नहीं कहलाता है। यानी तीनों फेज बदल दो या उसी फेज सीक्वेंस पर चला दो, एक ही बात होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है एक तरह से ये, ठीक है ना, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगला सवाल है कि एक सिग्नल में RMS मान x, शिखर मान y और औसत मान z से दिया जाए तो फॉर्म फैक्टर और इसका क्या है। तो ये तो मैंने दे दिया था कल टेस्ट में ही, आपको सबको पता है। फॉर्म फैक्टर RMS मान और औसत मान का अनुपात है और पीक फैक्टर शिखर मान और RMS मान का अनुपात है। अब जिसको परिभाषा आती है वो तो सही कर देगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा। इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, पहले मैंने बहुत बार बता रखा है। डबल केज इंडक्शन मोटर में किसका हाई रिएक्टेंस और लो रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखो। ज़्यादा गहराई में जो होती है ना उसका रिएक्टेंस हाई होता है, और ज़्यादा गहराई में कौन होगा, इनर केज ही तो होगा ना। आंतरिक परत पहले होगी तो वही गहराई में होगी। आंतरिक परत का प्रतिरोध निम्न और रिएक्टेंस उच्च होता है। जो बाहर वाली परत होती है उसका रिएक्टेंस निम्न होता है स्टार्टिंग में, वो इसीलिए काम कर जाती है। अगला सवाल है कि एक्साइटिंग करंट को नगण्य मानते हुए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को संदर्भित मानते हुए उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। जब प्राइमरी को रेफ़र करेंगे, ठीक है ना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा N1/N2 की स्क्वायर इंटू R2 प्लस R1। और अगर सेकेंडरी साइड को रेफरेंस करते हुए मानेंगे तो फिर ये आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, N2/N1 की स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2। ये दोनों ए और बी जो है प्राइमरी सेकेंडरी के एक साथ ही लिखे हुए हैं, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये मैंने करवाया भी था। सबसे सस्ती या इकोनॉमिकल जो है यानी आर्थिक रूप से सस्ती पड़ती है डीसी मशीन की ब्रेकिंग कौन सी है, और वो कौन सी ब्रेकिंग है जिसमें हम आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर मोटर को रोकते हैं। देखो धारा की दिशा बदलकर रोकना प्लगिंग कहलाती है, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, प्लगिंग विधि बोलते हैं। और सबसे जो बढ़िया विधि होती है वो होती है रीजनरेटिव। रीजनरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे को पावर दोनों देते रहें, सप्लाई से कोई पावर कंजप्शन नहीं होता है। ए ऑप्शन होगा। रीजनरेटिव सबसे ज़्यादा सस्ती होती है और धारा की दिशा बदलकर रोकना प्लगिंग विधि कहलाता है। इंडक्शन मोटर में भी होती है प्लगिंग विधि। चालकता प्रतिरोध से उसी तरह होती है जिस तरह प्रतिष्ठंभ परमियंस से होता है। चालकता चुंबकीय परिपथ में परमियंस के समान है और प्रतिरोध प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस के समान होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पन बिजली घर संयंत्रों में नदी स्थल के लिए समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता को दर्शाता है। समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता दर्शाने के लिए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं जलालेख। जलालेख को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ बनाना है तो आपको धारा की दिशा का संकेत वो कर देगा, हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। वैसे भी देखो उत्प्लावक को तो स्पिलवे बोलते हैं। उत्प्लावक मार्ग जो होता है ना, स्पिलवे, इसका तो होता है बांध यानी डैम में कोई तैरने वाली वस्तु या कचरा आ जाता है, उसको बाहर निकालना। अगला देखो, 3 फेज सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहले तो इसका सही उत्तर है वही पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कोई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता, अतः स्टार्टिंग हेतु एक सहायक साधन की आवश्यकता होती है। तो गलत हो गया ना, 3 फेज मोटर तो सेल्फ स्टार्ट होती है, उनमें कैपेसिटर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बाकी सारे पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है वो सही है सारे। पहला लिख रहा है 3 कला सिस्टम विद्युतीय मात्रा समान मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक चालक पदार्थ सिंगल फेज की तुलना में कम लगता है, सही है। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं ना तो कम करंट होती है, इसलिए पतले चालकों से काम चल जाता है। और घरेलू और औद्योगिक भार एक सप्लाई सोर्स से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 फेज 4 वायर दे देंगे। और 3 फेज मोटरों का उत्पन्न टॉर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे सही थे।
मतलब जब चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही लग जाएगा कि ये सही है, क्योंकि देखो ये जिसका पेपर है इनका भी ये सही हुआ है ना, अटेम्प्ट करने वाले का भी सही हुआ है। आगे देखो सवाल पूछा कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या माप सकता है। भाई मल्टीमीटर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों नापता है, और तीनों का ऑप्शन देखो एक ही दिया है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैसे तो देखो मल्टीमीटर जो होता है मोस्टली मैंने देखे ना, उनमें एसी करंट का ऑप्शन ही नहीं होता, फिर भी अब ऑप्शन करना पड़ेगा। एसी और डीसी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का ये मापन करता है, ठीक है, क्योंकि वैसे तीनों का ऑप्शन और किसी में है ही नहीं ना। हाँ, अगला सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। दो अल्टरनेटर यांत्रिक रूप से जुड़े हुए हैं, 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज शक्ति वितरण करते हैं, इस सेट की मैक्सिमम गति कितनी हो सकती है। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर दोनों की हम गति के लिए बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F × 120 बटा पोल 1, और इसी तरह से N2 ज्ञात करेंगे तो पोल 2 हो जाएगा। दोनों की गतियाँ हो गई ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब दोनों यांत्रिक रूप से जुड़े हुए हैं तो दोनों की गति सेम होनी चाहिए कि नहीं, यानी F × 120 बटा P1 बराबर होगा F × 120 बटा P2 के बराबर होगा। पहले की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है, दूसरे की 50 हर्ट्ज है, यानी अगर आप देखते हैं इन दोनों के हिसाब से तो इनकी जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 4:5, यानी पोल के लिए मान बनता है वो कितना बनता है, 4:5। अब 4 और 5 तो पोल हो नहीं सकते, फिर पोल कितने होंगे, 8 और 10, यानी पहले में 8 पोल होंगे और दूसरे में 10 पोल होंगे। तो दोनों की अब आप निकाल दीजिए स्पीड, है ना। पहले की आप जब गति निकालेंगे तो F × 120 बटा B, यानी 40 × 120 बटा पोल पहले में कितने हो सकते हैं, 8, इसकी गति आएगी 600 RPM। इसी तरह से दूसरे की निकालो, उसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज लेकिन उसमें पोल है 10, इसकी गति निकालो 600 RPM आती है, यानी मैक्सिमम स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी, 600 RPM आएगी। जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया लेकिन करना इसको आप दोबारा ज़रूर एक बार। अगला सवाल पूछा है कि सोलर सिस्टम जो होता है उसमें केंद्र में एक इस तरह से हम लगाते हैं रिसीवर, है ना। तो देखो इस रिसीवर को इन्होंने थोड़ा सा सही हिंदी गलत लिखा है, हेलियोस्टेट बोलते हैं, हेलियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। बीच में इस तरह से होता है जो मिरर और साथ में प्लेटें स्थापित किए हुए लगा के रखता है अपने अंदर, ठीक है। हेलियोस्टेट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, तभी समझ में आएगा। सवाल तो आपको समझ यहाँ से कम ही आएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 8 है और टर्न की संख्या जो है वो 72 है, धारा का मान बताइए कितना है। देखो फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए FM को हम लेते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को, और वो होता है N × I। जब करंट ज्ञात करना है तो फ्लक्स डेंसिटी में टर्न की संख्या का भाग दे दो, यानी 8/72 करना है तो 1/9 यूनिट उत्तर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बनेगा, B उत्तर हमारे लिए यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि किसी भी कॉइल में प्रेरित EMF फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ये क्या है या किसका नियम है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम यही तो है। और रिपल्सन मोटर के बारे में गलत कथन पहचान करना है, तो DC शंट मोटर के समान इसकी संरचना होती है, ये गलत हो गया। इसकी संरचना वास्तव में कम्यूटेटर मोटर है, अलग ही संरचना होती है। घूमने की दिशा ब्रशों की स्थिति पर निर्भर करती है, ये सही है। कम्यूटेटर और ब्रशों का एक सेट होता है, ये सही है। सिंक्रोनस गति के आसपास जब चलती है तो कम्यूटेशन बहुत बेटर मिलता है, ये भी सही है। अगला सवाल, दो कॉइल है जिनका इंडक्टेंस L है, यानी समान इंडक्टेंस है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, सीरीज में जुड़ी हुई है, सहयोगी स्वभाव की है। देखो जब सीरीज में जुड़ने और सहयोगी स्वभाव वाली होती है ना, तो टोटल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है L1 + L2 + 2M। अब देखो L1 और L2 का मान बराबर है तो L1 ही रख देना दोनों की जगह, तो क्या फॉर्मूला बना, 2L1 + 2M। अब 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, L + M रह गया पीछे, है कि नहीं। वे दोनों का मान L दिया हुआ है तो L यहाँ रखो, L यहाँ रखो, दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2L + M। देखो फॉर्मूले को चेंज करवा के पूछा है आपसे इस बार, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसको करना ज़रूरी था। C उत्तर सही बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट लैंप की दक्षता है, 250 वोल्ट पर 0.6 एम्पीयर की करंट लेता है, कुल प्रदीप्ति बताइए कितनी है। देखो पावर निकाल लो पहले तो V × I से,
तो पावर आएगी 150 वाट लैंप की। 250 इंटू 0.6 करना है ना, 150 वाट। अब 1 वाट वाला 20 ल्यूमन देता है, तो 150 वाट वाला कितना देगा? 3000 ल्यूमन का प्रकाश देगा। बताइए दोस्तों, बात समझ में आई क्या? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको कितने सही हो रहे हैं इसमें से ये भी बताना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।